हेलो छात्रों, नमस्कार। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 11 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर लेकर हाजिर हैं, क्योंकि इसमें से भी अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको आ सकता है, इसलिए हम मॉर्निंग का पेपर हल करने का प्रयास करते हैं। आज छात्रों, आप सभी मेरे साथ साथ इसे ध्यान से करेंगे, क्वेश्चन पेपर भी पढ़ेंगे और इसे हल करेंगे। ठीक है, जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो सेम ही है, तो इसको मैं नहीं पढ़ रहा हूँ और सीधे आगे बढ़ता हूँ। ठीक है छात्रों, अब हमारी स्क्रीन पर यह है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर छात्रों, ये भारतीय संविधान स्पष्ट करता है, भारतीय संविधान स्पष्ट करता है कि किसके पास निर्णय लेने की शक्ति है। तो जिस छात्रा ने ये निशान लगाया है, ठीक किया है उसने। ठीक है, क्योंकि मैंने किसी छात्रा से प्रश्न पत्र लिया है। भारतीय संविधान स्पष्ट करता है किसके पास निर्णय लेने की शक्ति है ना। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, इसको जानेंगे और इसको पढ़ेंगे अभी। ठीक है छात्रों, इसको लेकर आते हैं हम अपनी स्क्रीन पर। तो ये है हमारा प्रश्न, निम्न विभिन्न देशों के संविधानों के लिए विभिन्न देशों से लिए गए प्राविधानों का सही से मिलान कीजिए। अब देखिए, कानून निर्माण है ना, कानून निर्माण की विधि जो है ये हमने ब्रिटिश के संविधान से लिए, इसे इससे मिला देंगे। और मौलिक अधिकार जो लिया है हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। और तीसरा है हमारा संघात्मक व्यवस्था सशक्त केंद्र, ये हमने कनाडा के संविधान से लिया है। और छात्रों, बंधुत्व का जो सिद्धांत है ये फ्रांस के संविधान से लिया है। इस प्रकार से हम इसे मिला देंगे और ये हमारा ए उत्तर सही हो जाएगा। तो जिस बच्चे ने किया है इसका एक गलत हो गया है। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 3, ये है इंग्लैंड के पास एक भी दस्तावेज नहीं जिसे है ना क्या कहा जा सके, संविधान कहा जा सके। क्योंकि इंग्लैंड का संविधान छात्रों मौखिक है ना, हमारे भारत के संविधान की तरह लिखित नहीं है। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड के पास एक भी दस्तावेज ऐसा नहीं है जिसे संविधान कहा जा सके। और इसका विस्तृत उत्तर जानने के लिए आप पेज नंबर 11 पर देख सकते हैं। क्लियर हो जाएगा आपको। थैंक यू छात्रों, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, इसे ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार लिखिए, क्रम से व्यवस्थित कीजिए, ये आपको करना है। ठीक है, तो इसमें कैसे है, जैसे मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के विधेयक की मांग की, दक्षिण अफ्रीकी संविधान का उद्घाटन किया गया, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। छात्रों, सबसे पहले हमारा ये आता है, इसे हम 1 नंबर दे देंगे। ठीक है, क्या दे देंगे, इसे एक नंबर दे देंगे। फिर हमारा आता है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान की सूची में, इसे हम 2 नंबर दे देंगे। और इसके बाद आता है हमारा ये संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों, इसे 3 नंबर दे देंगे हम। और इसके बाद आ जाएगा दक्षिण अफ्रीका का संविधान, तो अभी हुआ, उद्घाटन हुआ है ना, इसको हम 4 नंबर दे देंगे। तो इसलिए हमारा इसी उत्तर सही हो जाएगा। तो इस बच्चे ने इसको सही किया है। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं छात्रों हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का आशय। बंदी प्रत्यक्षीकरण का आशय है, क्या आशय है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का आशय है, अदालत आदेश देती है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाए, उसके सामने प्रस्तुत किया जाए, समक्ष प्रस्तुत किया जाए। जैसे शब्द है बंदी, जिसको बंदी बना रखा, प्रत्यक्ष माने सामने, प्रत्यक्षीकरण सामने प्रस्तुत करना। इस शब्द का ये अर्थ ये हो जाएगा, इतना जो शब्द है इसका अर्थ हो जाएगा सामने। सामने किसके, कोर्ट के, है ना, सामने प्रस्तुत करना। ठीक है,
या यहाँ लिख सकते हैं सामने प्रस्तुत करना। तो इसका अर्थ ही है, सब कई जगह तो ऐसा अगर शब्द का अर्थ ही हमें समझ में आ रहा तो हम क्लियर हो जाते हैं छात्रों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा छठा, इस पर आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न छठा ये है, यहाँ पर रोकते हैं इसे, ये है निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन ए के एक कथन के बाद कारण आर दिया गया है, इसका परीक्षण कर दिए गए कोड में उपयुक्त विकल्प चुनिए। क्या है अभिकथन ए, क्या कहता है? अभिकथन ए कहता है समानता का अधिकार भारत के नागरिकों को दिया गया एक महत्वपूर्ण अधिकार, ठीक बात है। और ये क्या, आर रोजगार के अवसर की समानता है ना। अब ये देखिए, ये क्या कहते हैं, ए है हमारा अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। बात तो दोनों सही है, क्योंकि रोजगार की भी समानता है, नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है, किसी भी जाति का लोग कोई भी नौकरी कर सकता है कहीं भी। और कारण आर अभिकथन ए की सही है ना, स्पष्टीकरण करता है, तो ये ठीक हो जाएगा। इस छात्र ने गलत कर दिया है, ठीक है छात्रों। तो ये आपका प्रश्न ए सही हो जाएगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7, ये मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कितने कार्यकाल के लिए की जाती है? आपके यहाँ राष्ट्रपति की नियुक्ति आया था, इनको मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति आ गया है ना। ये नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है छात्रों? ये 5 वर्ष के लिए की जाती है। ये नियुक्ति कितने वर्ष के लिए है? 5 वर्ष के लिए है। इस छात्र का सही है, तो 5 वर्ष के लिए हो जाएगी। और इसको आप उत्तर को देखने के लिए पेज 69 पर क्लियर हो जाएंगे इसे, ठीक है छात्रों। इसके बाद है भारत में चुनाव का संचालन कौन कराता है? अब देखिए, ये इस बच्चे ने गलत कर रखा है। भारत में चुनाव का संचालन है ना, चुनाव कौन संचालित करता है, चुनाव का संचालन कौन कराता है? छात्रों, इसके लिए भारत में एक ही आयोग बना हुआ है और वो है भारत का चुनाव आयोग। भारत का चुनाव आयोग, तो ये गलत है ना। भारत में चुनाव कौन संचालित कराता है? भारत का चुनाव आयोग। इसके लिए आप पेज नंबर 68 पर इसे और अच्छी तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हुए हम, प्रश्न नंबर 9 है हमारा, हाँ, राज्य स्तर पर कार्यपालिका में शामिल होते हैं। राज्य स्तर पर है ना, ध्यान देने की बात है यहाँ पर, बच्चे ने तो गलती की है। राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल पर कार्यपालिका में शामिल होते हैं तो राष्ट्रपति केंद्र में होते हैं बच्चों, और कौन होते हैं? राज्यपाल, मुख्यमंत्री और इनकी मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद केंद्र की भी होती है, राष्ट्रपति इसकी भी होती है। अगर केंद्र के स्तर पर पूछा जाता तो ये उत्तर सही हो जाता, ठीक है। और चूंकि राज्य स्तर पर पूछा गया इसलिए उत्तर ये सही है, गलत बन जाता है। आप क्लियर हो गए। और अगर हमारे उत्तर से आप संतुष्ट नहीं हैं तो पेज नंबर 84 है, 84 पर आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है छात्रों। अब नेक्स्ट प्रश्न है, 1989 के बाद भारतीय राजनीति में कार्यपालिका है ना किससे प्रभावित थी? ठीक है। अब क्या है, एक पार्टी का प्रभुत्व नहीं रहा, क्योंकि यहाँ तो गठबंधन युग शुरू हो गया था है ना। तो गठबंधन युग में होता है बहुदलीय गठबंधन, ठीक है। एक या एक अधिक दल होते हैं है ना, 2 या 2 से अधिक होते हैं। तो हमारे 2 दलीय नहीं, बहुदलीय व्यवस्था, ठीक है। तो बहुदलीय गठबंधन, और इसके लिए आप पेज नंबर 63 पर और अच्छा देख सकते हैं। क्लियर हो गया छात्रों। नेक्स्ट प्रश्न 11 है हमारा, अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति ही किसका है ना, राष्ट्रपति किसका मुखिया होता है? अब अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति मुखिया होता है देश का, ठीक है छात्रों। यहाँ लगाते हैं, ये मुखिया हो जाएगा देश का, ठीक है। और नहीं आप इसको पेज नंबर 81 पर देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में अपील की सर्वोच्च अदालत कौन सी है? अब सर्वोच्च अदालत है बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय है। इस बच्चे ने भी बिल्कुल ठीक किया है। और इसको और अधिक जानकारी के लिए पेज 132 पर आप इसे देख सकते हैं। संतुष्ट हो गए होंगे आप। अब प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है छात्रों हमारा? प्रश्न नंबर 13 कहता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में
दी गई किन्हीं दो नीतियों का वर्णन कीजिए, है ना। किन्हीं दो नीतियों के ऊपर लिख सकते हैं आप। क्या है? लोगों का कल्याण, सामाजिक कल्याण, आर्थिक कल्याण, राजनीतिक न्याय, समान नागरिक संहिता, मादक, है ना, मादक पदार्थ कहते हैं शराब वगैरह के सेवन पर प्रतिबंध। इनमें से कोई भी दो लिख सकते हैं। और ज़्यादा इसका उत्तर आपको देखना है तो पेज नंबर 45 पर चले जाइए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है हमारा 14 प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार के लिए आवश्यक कोई दो योग्यताएं लिखिए। इसके लिए तो आप एक तो इसकी उम्र लिख सकते हैं, है ना। जैसे लोकसभा में या लोकसभा के चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए छात्रों? कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। और कैसा है वह? किसी भी चुनाव में होने के लिए ये नियम है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए और भारत सरकार के अधीन कोई भी लाभ का पद धारण नहीं किए हो, अर्थात किसी लाभ के पद पर आसीन ना हो और मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं होना चाहिए, या दूसरे शब्दों में कहें तो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है छात्रों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 15, सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली, है ना, FPTP के किन्हीं दो लाभों के बारे में बताना आपको। तो देखिए इसके दो लाभ हो जाएंगे। यह जो प्रणाली है इसे समझने में आसान है और हमारे इसमें मतदाताओं के सामने स्पष्ट विकल्प होता है कि हम किसको वोट डाल रहे हैं, जबकि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में उनके सामने विकल्प नहीं होता हम किसको वोट डालें। तो उम्मीदवार की जीत निर्धारित करने की सरल है, तो ये विधि सरल है और हमारे सामने उम्मीदवार चुनने का विकल्प भी होता है। ठीक है छात्रों, प्रश्न नंबर 16 की बात करें, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, है ना, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की यदि बात करें तो इसे मिटाई देते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है इसे जानते हैं। ठीक है, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है सभी के लिए मत का अधिकार, है ना। जाति, लिंग, धर्म, नस्ल आदि की परवाह किए बिना प्रत्येक वयस्क नागरिक को वोट डालने का अधिकार है, जो अब क्या है 18 या 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक लोकतंत्र में मतदान करने के लिए स्वतंत्र हैं। और इसके लिए आप पेज नंबर 16 पर देख सकते हैं। अब छात्रों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 17 है, मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं, है ना। मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व या सामूहिक जिम्मेदारी क्या होती हैं, इनके बारे में वर्णन कीजिए, है ना। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है छात्रों। कार्यपालिका संसद की एक कार्यकारी समिति है और यह सामूहिक रूप से संसद की ओर से शासन करती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है ना। मंत्रिपरिषद की सामूहिक रूप से जिम्मेदारी होती है लोकसभा के प्रति। अर्थ है कि जो सरकार लोकसभा में विश्वास मत खो देती है तो उसे त्यागपत्र देना ही पड़ता है ना। और क्या है, कैबिनेट की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, है ना। कैबिनेट या मंत्रिपरिषद जो होती है, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। यदि प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए या अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए
तो पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद को ही त्यागपत्र देना पड़ता है। छात्रों, ये अविश्वास प्रस्ताव क्या है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 18 में। तो 18 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, अविश्वास प्रस्ताव क्या है, यह कार्यपालिका को किस प्रकार नियंत्रित करता है, कार्यपालिका पर किस प्रकार से कंट्रोल करता है, किस प्रकार से लगाम है ना कसने का काम करता है ये अविश्वास प्रस्ताव। छात्रों, ये अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी पार्टी द्वारा ही लाया जाता है ना। इसे हम ऐसे लिखेंगे, अविश्वास प्रस्ताव एक संसदीय प्रक्रिया है जो विपक्ष को सरकार के बहुमत और शासन करने की क्षमता को परखने की, चुनौती देने की अनुमति देती है ना। अविश्वास प्रस्ताव क्या है, सरकार शासन के बहुमत को परखने की और उसकी क्षमता को परखने की चुनौती देता है। जब कोई सरकार संसद में बहुमत खो देती है और यदि उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। इसकी अधिक जानकारी के लिए छात्रों आप इसे पेज नंबर 117 पर देख सकते हैं। ठीक है छात्रों, अब हम नेक्स्ट प्रश्न लेकर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 19। अब 19 से जो है हमारे क्वेश्चन नंबर हो जाते हैं 19 से 25 तक 4-4 नंबर के, है ना। अब तक ये हमारे 2-2 नंबर के थे और 12 तक 1-1 नंबर के थे। 19वां क्वेश्चन हमारे सामने। ठीक है छात्रों, अब 19वां प्रश्न उठाते हैं हम। 19वां प्रश्न है, संविधान निर्माण के लिए गठित संविधान सभा की संरचना का वर्णन कीजिए। अर्थात संविधान सभा कैसे कैसे बनी, है ना, किस प्रकार से उसका गठन हुआ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ, है ना, इसकी संरचना किस प्रकार से हुई और संविधान सभा की संरचना का वर्णन कीजिए। कई तरह से क्वेश्चन घुमाया जा सकता है ना। तो आपको यही लिखना है। देखिए, हालांकि संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा नहीं चुने गए थे, है ना, और फिर भी सभा को एक प्रतिनिधि संस्था बनाने का गंभीर प्रयास किया गया। इसमें गंभीर प्रयास कैसे किया गया छात्रों, सभी धर्मों के सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया, है ना, उनकी आबादी के अनुसार, और विधानसभा में कांग्रेस का वर्चस्व था, है ना, क्योंकि कांग्रेस तो एक ऐसा दल था जो आज़ादी के लिए काम कर रहा था। हालांकि ये जो अन्य दल हैं ये भी कांग्रेस में से निकले हैं। ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ जो वर्तमान में कांग्रेस है उसी ने आज़ादी दिलाई है। तो सभी धर्मों के सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया। विधानसभा में कांग्रेस का वर्चस्व था, लेकिन वह स्वयं इतनी विविधतापूर्ण पार्टी थी कि वह लगभग सभी प्रकार के विचारों को अपने भीतर समाहित करने में सफल रही, है ना। कांग्रेस के अंदर विरोधी भाषी विचारधारा वाले भी लोग रह सकते थे, है ना। इसको पेज नंबर 16-17 पर आप देख सकते हैं। प्रत्येक प्रांत और प्रत्येक रियासत या राज्यों के समूह को उनकी संबंधित आबादी के अनुपात में सीटें आवंटित की गई। जितनी आबादी उस हिसाब से सीटें आवंटित की गई। प्रत्येक प्रांत में सीटें 3 मुख्य समुदायों मुस्लिम, सिख और सामान्य के बीच में वितरित की गई। प्रांतीय विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपना चुनाव किया। एकल संक्रमणीय वोट के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व की विधि द्वारा अपने प्रतिनिधि चुने। तो इस प्रकार से हमारे संविधान सभा की संरचना का वर्णन हो जाता है। छात्रों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा किस प्रकार की जाती है, या हमारा संविधान किस प्रकार से मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, वर्णन कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर हम इस प्रकार से देंगे। मौलिक अधिकार देश के संविधान द्वारा संरक्षित और गारंटीकृत हैं, है ना, अर्थात संविधान मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है ना। और क्या है, मौलिक शब्द से पता चलता है कि ये अधिकार इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान ने इन्हें अलग से सूचीबद्ध किया है और इनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्राविधान भी किया गया है। मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार द्वारा भी उनका उल्लंघन
ना किया जा सके। अर्थात कोई भी सरकार संविधान मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती। छात्रों, न्यायपालिका के पास सरकार के कार्यों द्वारा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से बचाने की शक्तियाँ और जिम्मेदारी हैं। और इसके बारे में और ज़्यादा अच्छा जानने के लिए आप पेज नंबर 28-29 पर जा सकते हैं। पेज 28-29। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या है नेक्स्ट प्रश्न? भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग क्या मानदंड निर्धारित करता है ना? क्या क्या मापदंड अपनाता है या क्या क्या प्रक्रिया अपनाने का प्रयास करता है? तो इसके लिए छात्रों हम लिखेंगे, भारत का चुनाव आयोग एक स्वतंत्र प्राधिकरण के रूप में उभरा है। यह स्वतंत्र प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, जिसने चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अपनी शक्तियां हैं। उसके पास अपनी शक्तियां हैं। चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता की रक्षा के लिए चुनाव आयोग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से कार्य करता है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से काम करने का प्रयास करता है। संविधान मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के कार्यकाल को भी सुरक्षा देता है। ठीक है छात्रों, और इस ऐसा चुनावी माहौल बनाकर जिसमें प्रत्येक मतदाता बिना किसी बाधा या बिना किसी अनुचित रूप से प्रभावित हुए या धमकी के बिना मतदान केंद्र तक पहुंच सके, ये जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की ही है। ठीक है छात्रों, इसमें हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 21वें में, अथवा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली के बीच अंतर संक्षेप में लिखिए। ठीक है, अब समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है ना, और हमारे यहाँ जो है FPTP है ना, सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली, या जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वो ही विजय प्रणाली, इन दोनों में अंतर बताना है। तो इसमें हम पेज के 2 हिस्से कर सकते हैं और लिखेंगे कैसे, जैसे एक तरफ लिख देंगे FPTP, दूसरी तरफ लिखेंगे PR, है ना, या समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसको पेज नंबर 59 पर भी देखा जा सकता है। तो FPTP हमारे यहाँ लागू है। देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट देते हैं, जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र या जिला कहा जाता है। ठीक है, और PR में क्या होता है, किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है या माना जा सकता है, पूरे देश का एक निर्वाचन क्षेत्र गिना जा सकता है। ठीक है, FPTP में क्या होगा, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है, जैसा हमारे यहाँ आप देखते हैं। जबकि PR में क्या होगा, एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। और FPTP है ना, FPTP में क्या होगा, मतदाता एक प्रत्याशी को वोट देता है। हमारे सामने प्रत्याशी होता है, हम जिस पार्टी का चाहें उसे जिता सकते हैं। और इसमें क्या होता है, मतदाता पार्टी को वोट देता है, उसमें पार्टी अपनी सूची जारी करती है उसी के अनुसार। इसमें क्या होता है, FPT में पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल सकती हैं, है ना। जबकि PR में क्या होगा, प्रत्येक दल को जितने प्रतिशत वोट प्राप्त होंगे उतने प्रतिशत उसे सीटें मिलेंगी। और FPT में विजयी उम्मीदवार को जरूरी नहीं कि वोटों का स्पष्ट बहुमत मिले, है ना, जैसे UK और भारत में होता है। मान लिया ज़्यादा उम्मीदवार खड़े हो गए तो कम वोटों पर भी जीत सकता है, उम्मीदवार ही कम 2 ही है तो अधिक तब जीतेगा। ठीक है, जबकि PR में क्या होता है, विजयी उम्मीदवार को वोटों का बहुमत हासिल होता है, जैसे इजराइल और नीदरलैंड में देख सकते हैं आप। ठीक है छात्रों, अब हमारा प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है, इस पर थोड़ा सा गौर फरमाते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, संसद द्वारा कानून निर्माण की प्रमुख प्रक्रियाओं को लिखिए, है ना। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, किसी भी विधेयक को कानून बनने से पहले कई चरणों से गुजरना पड़ता है। किसी भी विधेयक का मसौदा संबंधित मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। कोई विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में सदन के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है ना, ऐसा प्रथम वाचन में होता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, वहां से पारित होने के बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाता है। बिलों पर
चर्चा का बड़ा हिस्सा है ना समितियों में होता है। सदन में विधेयक पर विस्तृत चर्चा होती है, जो समिति की रिपोर्ट होती है, और कमेटी की सिफारिश फिर सदन को भेजी जाती है। यह कानून बनने की प्रक्रिया का दूसरा हिस्सा या इसे द्वितीय चरण भी कहते हैं। बिल स्वीकृत या अस्वीकृत होता है। और क्या है छात्रों, तीसरे और अंतिम चरण में बिल पर मतदान होता है और अन्य सदन अनुमोदन करते हैं या सिफारिश देते हैं। तीसरा वाचन हो जाता है ना। संसद का सत्र अब यहीं पर हो जाता है समाप्त। यदि कोई गैर धन विधेयक एक सदन द्वारा पारित किया जाता है तो उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है, जहां बिल्कुल उसी प्रक्रिया से गुजरता है। देखिए, धन विधेयक को तो केवल लोकसभा में ही शुरुआत की जाएगी, फिर राज्यसभा में जाएगा, जबकि गैर धन विधेयक जो है किसी भी सदन में पहले पेश किए जा सकते हैं, वहाँ से पास होकर दूसरे सदन में चले जाते हैं। और लास्ट बात क्या है, राष्ट्रपति मंजूरी देते हैं या पुनर्विचार के लिए वापस भेज देते हैं। और यदि राष्ट्रपति उसे मंजूरी दे देते हैं तो वो बिल क्या बन जाता है छात्रों, कानून बन जाता है। इसको आप पेज नंबर 111 से 113 पर देखेंगे। ठीक है, कैसे देखेंगे, पेज नंबर 111 से 113 तक, 111 से 113। इसके अथवा में है, लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली किस प्रकार से है। अब छात्रों, ये प्रश्न आपके लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज़्यादा है, तो आप अगर संयुक्त अधिवेशन होता तो आप अनुमान लगा लीजिए किसकी संख्या है ना, कौन शक्तिशाली हुआ। संसद शब्द का तात्पर्य राष्ट्रीय विधायिका से है। हमारे यहाँ जो संसद कहते हैं वो राष्ट्रीय विधायिका या केंद्रीय विधायिका या दिल्ली की विधायिका से है। यह एक प्रतिनिधि निकाय के रूप में कार्य करता है, जो नागरिकों को अपने देश की निर्णय लेने की प्रक्रिया में आवाज़ उठाने की अनुमति देता है ना, अपने देश की विधायिका में आवाज़ उठाने की अनुमति प्रदान करता है। छात्रों, यह सुनिश्चित करता है कि सरकार लोगों के प्रति जवाबदेही बनी रहे, है ना, ये संसद के द्वारा ही संभव है। यह महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस और चर्चा के लिए एक मंच भी प्रदान करता है, जिससे प्रभावी नीतियों और कानूनों के निर्माण की अनुमति मिलती है। छात्रों, यह सरकार का एक विधायी अंग है जो कानून बनाने की प्रक्रिया में मदद करता है और नए कानून भी पेश करता है। इसको आप पेज नंबर 101 से 106, 107 पर देख सकते हैं। किसी भी सामान्य कानून को दोनों सदनों द्वारा पारित करने की आवश्यकता होती है, लेकिन टकराव की स्थिति में लोकसभा का विचार ही मान्य होता है। जब दोनों सदनों में टकराव हो जाता है तो इसमें क्या करते हैं, राष्ट्रपति महोदय दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, और संयुक्त अधिवेशन में जो बहुमत से बात पास हो जाती है वो मान ली जाती है। अब संयुक्त अधिवेशन जब बुलाएंगे तो आप देखते हैं कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज़्यादा है और राज्यसभा की कम है, तो भारी संख्या, तो यहाँ पर लोकसभा भारी पड़ जाती है ना, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में सदस्य लोकसभा के ही होते हैं। और क्या है, लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। यदि लोकसभा के अधिकांश सदस्य यह कहें कि उन्हें मंत्रिपरिषद पर भरोसा नहीं है तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को भी इस्तीफा देना पड़ता है। इस बात को आप पेज नंबर 110 पर देखेंगे। ठीक है छात्रों, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है क्या, सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख अधिकार क्षेत्र क्या है, वर्णन कीजिए। तो सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना, उसकी पावर के बारे में हम यहाँ पर वर्णन करेंगे। छात्रों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान द्वारा लगाई गई सीमाओं के भीतर ही कार्य करता है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों और उत्तरदायित्वों को संविधान द्वारा परिभाषित किया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कैसे है, जैसे मौलिक क्षेत्राधिकार क्या है, संघ और राज्यों के बीच है ना विवादों का निपटारा करता है। और क्या, अपीलीय अधिकार क्या है, दीवानी, फौजदारी और संवैधानिक मामलों में निचली अदालतों से अपील की सुनवाई करता है। इसका सलाहकारी अधिकार क्या है, सार्वजनिक महत्व और कानून के मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देने का काम भी
करता है। छात्रों, ये प्रश्न हमारे यहीं हो जाता है। प्रश्न नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 24 को हम पढ़ते हैं। पहले निम्न गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, है ना। तो गद्यांश है, किसी भी चुनाव प्रणाली की कसौटी यह है कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित कर सके। यदि हम लोकतंत्र को ज़मीनी हकीकत बनाना चाहते हैं, ज़मीनी हकीकत में बदलना चाहते हैं, या यूँ कहें कि हम वास्तव में लोकतंत्र लाना चाहते हैं, तो यह ज़रूरी है कि चुनाव प्रणाली निष्पक्ष हो और पारदर्शी हो, इसमें पारदर्शिता हो, है ना। चुनाव प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे मतदाताओं की आकांक्षाओं को चुनावी परिणामों में न्यायपूर्ण ढंग से व्यक्त किया जा सके। जैसी मतदाताओं की इच्छा है वैसा ही चुनाव परिणाम आए। छात्रों, अब इसको पहला प्रश्न है, चुनाव कब लोकतांत्रिक माने जाते हैं। देखिए, अब आपने बताया था लोकतांत्रिक कब माने जाएंगे, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए जाएं। जब चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए जाएंगे तो वो कैसे माने जाएंगे, लोकतांत्रिक माने जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसका प्रश्न सेकंड है, आ गया पूरा आ गया। प्रश्न सेकंड क्या है, किसी भी चुनाव प्रणाली की कसौटी क्या है ना। किसी भी चुनाव प्रणाली की कसौटी क्या है। तो क्या है इसके लिए, देखो, वह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित कर सके, ये इसकी कसौटी है। इसके लिए बी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो वह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित कर सके, ये अब हमने अभी पढ़ा था। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, 1989 में मतदान की आयु घटाकर कितने वर्ष कर दी गई। देखिए, 1988 से 1988 तक, 89 से पहले हमारी ये थी, ठीक है, 21 वर्ष थी। फिर हमने इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया। ठीक है छात्रों, नेक्स्ट प्रश्न है, मतदाताओं की आकांक्षाओं को चुनावी परिणाम में न्यायपूर्ण ढंग से कैसे व्यक्त किया जा सकता है। निष्पक्ष चुनावी नतीजे के द्वारा, है ना। चुनावी नतीजे अगर निष्पक्ष आएंगे, जैसा उम्मीदवारों ने मतदान किया है वैसे ही आएंगे, तो वो मतदाताओं की आकांक्षाओं के अनुरूप ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 25 क्या कहते हैं, देखिए सुनिए। 25 प्रश्न कहता है हमारा, दिए गए कार्टून का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, पंडित नेहरू जी जा रहे हैं, अन्य सदस्य जा रहे हैं, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो पहला प्रश्न क्या कहता है, भारत में नाम मात्र का मुखिया। देखिए, वास्तविक मुखिया पूछा जाता है और नाम मात्र का मुखिया पूछा जाता है ना। तो नाम मात्र का मुखिया कौन है हमारे यहाँ, राष्ट्रपति। क्लियर है बच्चे, तो है ना। और मंत्री परिषद का नेतृत्व कौन कर रहा है, मंत्री परिषद का नेतृत्व कौन करता है प्यारे बच्चों, प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, और यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन देख रहे हैं आप, ये हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू लिख देंगे। ठीक है आप। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है, संसदीय कार्यपालिका में प्रधानमंत्री किसे बनाया जाता है ना। तो देखिए, इसमें किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे, लोकसभा में बहुमत दल का नेता। लोकसभा में जिस दल को बहुमत होता है उसका नेता, है ना। गठबंधन में क्या होता है, जिस नेता को बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। कभी कभी किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाता है ना। ऐसे में उसे राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं छात्रों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 25 का अथवा है, जो ब्लाइंड छात्रों के लिए दिया गया है, मगर हम इसे हल करेंगे। ठीक है छात्रों, इसे देखने के लिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर आते हैं। मंत्रिपरिषद का चयन कौन करता है, मंत्रिपरिषद का चयन प्रधानमंत्री करता है ना। और राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया जाता है, बहुमत, है ना। जिस दल को बहुमत होता है उसके नेता को आमंत्रित किया जाता है।
प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी इसलिए है क्योंकि मंत्रिपरिषद का गठन विधायिका के निर्माण के बाद ही होता है। प्रश्न नंबर 26 पर चले हम। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 क्या कहता है? नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए। अब चित्र थोड़ा स्पष्ट सा नहीं दिख रहा है। यहाँ कोई बच्चा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे बीड़ी बना रहा है, इस प्रकार सा लग रहा है ना। तो देखिए, उपयुक्त चित्र में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है ना। तो ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। किस प्रकार का है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। और नेक्स्ट है, कितनी आयु तक के बच्चों को काम पर लगाना मना है ना। इसमें ये है बिना भुगतान के जो बंधुआ मजदूरी होती है ना, उस पर मना है। इसकी आयु ये है 14 वर्ष तक, 14 वर्ष तक, ठीक है, इसको लगाना मना है। और नेक्स्ट प्रश्न है, उपयुक्त चित्र में दिखाए गए अधिकारों के उल्लंघन के परिणाम से फलस्वरूप किस न्यायालय में याचिका दायर की जाती है? अब इसके लिए याचिका, ये तो एक मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है ना, और इसमें क्या है, इसकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली जा सकती है। कहाँ डाली जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली जा सकती है। और नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा 1 नंबर का, ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार का क्या अर्थ है? शोषण के विरुद्ध, तो हमारे अधिकारों का शोषण होता है, इसके लिए हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। तो वो हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना। क्या हो गया? शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया है। या जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक लगाना भी हो सकता है, ठीक है। दोनों ही प्रकार से उत्तर सही माना जाएगा। अब 26वें के अथवा की बात कर लेते हैं, जो ब्लाइंड छात्रों के लिए है और हमको भी ये करना है। संविधान निम्नलिखित, है ना, संविधान निम्नलिखित आयु से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर रोक लगाता है ना। तो संविधान में कहा गया 14 वर्ष तक के बच्चे कहीं भी काम नहीं करने चाहिए, है ना। अगर आपको भी कहीं दिखते हैं तो आप उनके खिलाफ, उनके संरक्षण में आप खड़े हो सकते हैं, उनके लिए कानून है। और नेक्स्ट है, डॉक्टर अम्बेडकर किस अधिकार को संविधान के हृदय और आत्मा कहा गया? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक आरोपी अभियुक्त को कौन सा अधिकार है? किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक सजा नहीं दी जा सकती, है ना। या उसे ये तो पूछने का अधिकार है कि मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है ना। संबंध दिखाइए, संबंध देखने का तो अधिकार है, ये भी इसमें ला सकते हैं। और क्या अधिकार है ना, तो ये पूछ सकता है वो मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, गिरफ्तारी का वारंट दिखाइए। समझ गए होंगे छात्रों। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो हमारे मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 अधिकार दिए गए थे। कितने दिए गए थे? 7, जो अब कितने हो गए हैं? 6 हो गए हैं, ठीक है। संपत्ति का अधिकार हटा लिया गया है। क्लियर हो गए होंगे आप। नेक्स्ट आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 क्या कहता है छात्रों? इसको पढ़ते हैं, हो गया पूरा। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संक्षेप में बताइए, है ना। भारतीय संविधान का एक, है ना, ये हमारा चूंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो औपचारिक रूप से संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा ही किया गया, जो अविभाजित भारत के लिए चुनी गई थी। जब भारत पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे तब हमारे संविधान सभा का चुनाव हुआ था। छात्रों, इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर, है ना, 1946 को हुई। 9 दिसंबर 1946 को सोमवार के दिन इसकी पहली बैठक हुई थी। और 14 अगस्त 1947 को जब देश विभाजित हो गया, है ना, विभाजित भारत के लिए संविधान सभा के रूप में पुनः एकत्रित हुई। और छात्रों, इसके सदस्यों को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना गया था।
सभा के सदस्यों ने चर्चा और तर्क वितर्क पर काफ़ी जोर दिया। ये जो हमारे नियम कायदे कानून हैं, है ना, अनुच्छेद हैं, इन पर बहुत बहस की गई है। काफ़ी बहस के बाद, है ना, छानबीन के बाद इनको प्रकाशित किया गया है। संविधान के प्रत्येक खंड की जांच और बहस की गई और उद्देश्य संकल्प अधिकार विधेयक 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और क्या है छात्रों, संविधान मौलिक सिद्धांतों का एक समूह है ना, जिसके अनुसार एक राज्य का गठन या शासन किया जाता है। राज्य का शासन किया जाता है, गठन किया जाता है। यह समाज की सामूहिक भलाई के लिए सरकार को शक्तियां भी देता है और सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण का काम भी करता है ना। सरकार के साथ लोगों का संबंध संविधान द्वारा तय करता है। सरकार को समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने और न्यायपूर्ण समाज के लिए परिस्थितियां बनाने में सक्षम करता है। संविधान सरकार की ऐसी क्षमता प्रदान करता है जो समाज की एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सकें। इसको पेज नंबर, है ना, 6 से 8 पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है छात्रों? क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत ने सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली को ही क्यों अपनाया? क्योंकि हमारे पास दूसरी प्रणाली भी उपलब्ध थी। तो प्यारे छात्रों, इसके उत्तर में आप ये लिख सकते हैं, यह चुनाव प्रणाली सरल है। इसको समझना सरल है, आसान है और ये चुनाव प्रणाली पहले से ही भारत में चल रही थी, अंग्रेजों के समय से ही। चुनाव के समय मतदाताओं के सामने एक स्पष्ट विकल्प भी प्रस्तुत किया जाता है। उम्मीदवार हमारे सामने होता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी महसूस किया था कि संसदीय प्रणाली में स्थिर सरकार देने के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व आधारित चुनाव उपयुक्त नहीं हो सकते। अर्थात ये चुनाव प्रणाली जो हमने अपनाई है ये उचित है। भारत जैसे विशाल उपमहाद्वीपीय देश के लिए यह सबसे उपयुक्त प्रणाली है ना। भारतीयों को इस प्रणाली के बारे में पहले से ही पता था, क्योंकि प्रांतीय सरकारों के चुनाव एफपीटीपी प्रणाली का ही प्रयोग करके होते थे, है ना। एफपीटीपी का मतलब है फर्स्ट पोस्ट द पास्ट सिस्टम। यह प्रणाली मतदाताओं को राजनीतिक दलों के साथ साथ उम्मीदवारों के बीच भी विकल्प देता है। इसके बारे में अधिक जानकारी रखने के लिए आप पेज नंबर 60 और 61, है ना, 60 और 61 पर जा सकते हैं। 60 और 61, ठीक है छात्रों। अब इसका अथवा है ना, भारत के चुनाव आयोग के 3 कार्य। चुनाव आयोग क्या क्या काम करता है वो लिखने हैं आपको। जैसे चुनाव आयोग चुनाव की निगरानी करता है, चुनाव का संचालन करता है। यह मतदाता सूची की तैयारी करता है और उसका पर्यवेक्षण भी करता है ना, उसकी जांच भी करता है। छात्रों, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर संभव प्रयास करता है मतदाता सूचियों में गलती ना रहे, है ना, मतदाता सूची गलती रहित हो, त्रुटि मुक्त हो। और चुनाव आयोग चुनाव की निगरानी भी करता है और उसका संचालन भी करता है। यह चुनाव का समय भी निर्धारित करता है और चुनाव का कार्यक्रम तैयार करने का काम भी चुनाव आयोग ही करता है। चुनाव कार्यक्रम में चुनाव की अधिसूचना, नामांकन, चुनाव की अधिघोषणा, नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की तिथि, मतदान की तिथि, मतगणना की तिथि तथा परिणामों की घोषणा भी शामिल है। और परिणाम किस दिन होंगे इसकी घोषणा भी शामिल है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग के पास स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित कराने के लिए निर्णय लेने की शक्ति है। इसको आप कहाँ पर देख सकते हैं? पेज नंबर 70 पर, है ना, पेज नंबर 70 पर इसको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, स्थायी कार्यपालिका क्या है? ये सरकार शासन चलाने में किस प्रकार मदद करती है? अब छात्रों, इसका प्रश्न देने के लिए स्थायी कार्यपालिका अखिल भारतीय सिविल सेवा के द्वारा, है ना, परीक्षा पास करके आते हैं, है ना, जिनको हम IAS वगैरह बोलते हैं, जो एक निश्चित अवधि के लिए सरकार में काम करते हैं। जब उनकी उम्र 60 वर्ष होती है तभी रिटायर होते हैं। वे एक निश्चित अवधि के लिए राजनीतिक कार्यपालिका के रूप में काम करते हैं और निचले स्तर पर निर्णय लेने में सहायता करते हैं। वे अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित हैं और सरकार की नीतियों को लागू करके
देश पर शासन करने में मदद करते हैं। वे राजनीतिक अधिकारियों द्वारा बनाई गई नीतियों को लागू करने और उनके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। छात्रों, नौकरशाही एक ऐसा साधन है ना, जैसे ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं, ऐसा साधन है जिसके माध्यम से सरकार की कल्याणकारी नीतियां लोगों तक पहुंचने में अहम भूमिका निभाते हैं, है ना। ये इसके हैं। और क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं? नेता तो देखिए अनपढ़ भी हो सकते हैं। ये कैसे होते हैं? पढ़े लिखे होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं, इनको ट्रेनिंग दी जाती है। अधिकारी जो सरकार की स्थायी कार्य है ना, स्थायी कर्मचारियों के रूप में कार्य करते हैं या स्थायी कार्यपालिका के रूप में कार्य करते हैं। उन्हें नीतियां बनाने और नीतियों को लागू करने में मंत्रियों की सहायता करने का काम सौंपा जाता है, क्योंकि मंत्री तो बदल जाते हैं हर 5 साल बाद, ये नहीं बदलते हैं, तो इन्हें कार्य करने का अनुभव भी होता है ना छात्रों। और नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत का राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रमुख, है ना, भारत का राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रमुख कैसे होता है ना। राष्ट्रपति की विशेष अधिकार लिखिए। भारत का संविधान संघ की कार्यकारी शक्ति औपचारिक रूप से राष्ट्रपति में निहित है ना। और क्या है, वास्तव में राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के द्वारा ही करता है, मंत्रिपरिषद के माध्यम से ही करता है। और राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों में क्या आएगा, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी महत्वपूर्ण मामलों और विचार विमर्श के बारे में सूचित करने का अधिकार है ना। तो और क्या प्रधानमंत्री सूचित करेगा अपने मंत्रिपरिषद के बारे में? प्रधानमंत्री वह सारी जानकारी देने के लिए बाध्य है, मजबूर है, जो राष्ट्रपति मांग सकता। राष्ट्रपति जो जानकारी मांगे, प्रधानमंत्री वो जानकारी देने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति अक्सर प्रधानमंत्री को लिखते हैं और देश के सामने आने वाले मामलों पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। छात्रों, और क्या क्या पावर हैं? राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है, वीटो शक्ति है, जिसके द्वारा वह संसद द्वारा पारित विधेयक, धन विधेयक को छोड़ करके, धन विधेयक को तो छोड़ देते हैं, बाकी को मंजूरी देने से रोक सकता है और इनकार कर सकता है। और संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक कानून बनने से पहले राष्ट्रपति के पास उसकी सहमति के लिए जाता है। यदि किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिलता तो राष्ट्रपति यह निर्णय लेता है ना, ये राष्ट्रपति को निर्णय लेना होता है कि किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को यह निर्णय लेने में अपने विवेक का उपयोग करना होगा कि वास्तव में बहुमत का समर्थन किसे मिल सकता है, या कौन वास्तव में सरकार बना सकता है, या कौन सरकार बनाने की क्षमता रख सकता है, और कौन देश चला सकता है। छात्रों, अब हम प्रश्न नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, संविधान निर्माताओं ने संसद के 2 सदन बनाने का निर्णय क्यों लिया, है ना। तो इससे आप क्या क्या समझते हैं? भारत के संसद के 2 सदन हैं। कौन कौन सदन है भारतीय संसद के? 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, है ना। बड़े आकार और अधिक विविधता वाले देश आमतौर पर समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व देने और देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों या हिस्सों का प्रतिनिधित्व देने के लिए राष्ट्रीय विधायिका में 2 सदन होते हैं। हमारी जो राष्ट्रीय विधायिका है, संसद है, जो दिल्ली में है, उसमें 2 सदन है ना। और द्विसदनीय विधायिका प्रत्येक निर्णय पर पुनर्विचार करना संभव है। छात्रों, जहां 2 सदन होते हैं वहां पर किसी भी कानून पर 2 बार विचार होता है ना। अगर एक बार कोई गलती रह जाती है तो दोबारा में उसे सुधारने की संभावना होती है। एक सदन द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय दूसरे सदन के पास निर्णय के लिए जाता है। इसका मतलब है बिल या उस पॉलिसी पर 2 बार विचार करना। ठीक है। और नेक्स्ट इसका प्रश्न है हमारा, अथवा है लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ। इसके लिए क्या करेंगे छात्रों, हम ऐसे करें। इसके लिए पेज के हम 2 हिस्से कर लेंगे और एक तरफ लिख लेंगे हम लोकसभा और एक सब लिख लेंगे राज्यसभा।
कई अंतर तो आपको पता ही है, जैसे इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इसका 6 वर्ष होता है, ये स्थायी सदन है, ये अस्थायी सदन है, या इसको भंग किया जा सकता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है ना। फिर भी कुछ इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इसमें क्या लिख सकते हैं आप, संघ सूची और समवर्ती सूची में शामिल मामलों पर कानून बनाता है, संविधान में संशोधन करता है। इसमें क्या लिखेंगे, गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है और धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। इसमें लिखेंगे धन और गैर साधारण विधेयक प्रस्तुत और बिल पारित करता है। इसमें क्या लिखेंगे, संवैधानिक संशोधनों को मंजूरी देता है। इसमें क्या लिखेंगे, कर प्रस्ताव, बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण के प्रस्तावों को मंजूरी देता है। इसमें लिखेंगे प्रश्न पूछकर संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर नियंत्रण रखता है। इसमें क्या है, प्रश्न पूछकर पूरक प्रश्न, संकल्प और प्रस्ताव तथा अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है। इसमें क्या लिखेंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के चुनाव और पद से हटाने में भाग लेती है राज्यसभा। इसमें लिखेंगे आपातकाल की उद्घोषणा को मंजूरी लोकसभा ही देती है ना। इसमें क्या, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया केवल शुरू कर सकता है, यहाँ से शुरू हो सकती है ना, राष्ट्रपति को हटाने, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है ये लोकसभा, और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को महाभियोग के माध्यम से या महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। इसमें क्या है, संसदीय है ना, संघीय संसद को राज्य सूची में शामिल मामलों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकता है। तो छात्रों, ये हमारी मॉर्निंग शिफ्ट का 11वीं का पेपर था, तो इसे आप ध्यान से करें, अच्छा करें और अपनी कॉपी में करके रख लें। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।